हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। हम बात कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की, जो कि 11th क्लास का पहला चैप्टर है। और आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं इस चैप्टर का। अभी तक हम 3 लेक्चर को अपलोड कर चुके हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको पिछले 3 लेक्चर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको 3 लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में परसेंटेज निकालना। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं हम ये सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है ये बात हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टोक्योमेट्री बताएंगे। ठीक है ना, स्टोक्योमेट्री क्या होती है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ साथ लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है वीडियो को बनाने में। ठीक है ना, आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी कर दें। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि अब इस चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको PYQs की वीडियो भी देता रहूँगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं परसेंटेज। कैसे निकालते हैं परसेंटेज को, तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूले को समझ लेंगे, उसके बाद फिर आसान होगी चीज़ें। तो परसेंटेज कंपोजिशन मुझे निकालना है। ठीक, तो जिस भी एलिमेंट का मुझे परसेंटेज निकालना हो, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, वो इक्वल टू होता है जिस भी एलिमेंट की आप परसेंटेज निकाल रहे हो उस एलिमेंट का मास, कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास जो भी होगा वो ऊपर रखा जाएगा और कंपाउंड का टोटल मोलर मास नीचे रखा जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना, परसेंटेज को निकालने का। जिस भी एलिमेंट की आपको परसेंटेज निकालनी है, कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास ऊपर रखो और कंपाउंड का मोलर मास नीचे रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। आपको NaOH के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखेंगे। अब देखो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन एक ही है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 16 ऊपर रखा आपने। और कंपाउंड का टोटल मास, तो NaOH का टोटल मास कितना होता है 40, नहीं याद है तो निकाल लेंगे। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। जब आप इस सब को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 40 आपका। ठीक है, तो कंपाउंड का टोटल मास नीचे रखा, 100 से मल्टीप्लाई करा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 से 16 को काट दो, 4 आएगा, 4 × 10 40 आ जाएगा। तो ये 40 आ गई ऑक्सीजन की परसेंटेज NaOH के अंदर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप ये भी ले सकते हो, इसको आप अपने तरफ से सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ठीक है ना, ग्लूकोज में ईच एलिमेंट की परसेंटेज तुम्हें बतानी है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है ना, C6H12O6 होता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन भी मैंने दे ही दिया है इसका। परसेंटेज ऑफ कार्बन तुम्हें निकालनी है। फॉर्मूला क्या है एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, C6H12O6 ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका जो मोलर मास होता है वो कैसे निकलेगा, तो ये पिछली वीडियो में मैंने निकालना बताया था, तो इस बार मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। इसका मोलर मास होता है 180। अब देखो परसेंटेज तुम्हें कार्बन की निकालनी है तो ऊपर मास भी कार्बन का रखना पड़ेगा। अब कितने कार्बन का मास रखोगे, तो आप ये देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो आपको 6 कार्बन का मास रखना है ऊपर। तो एक कार्बन का मास होता है 12, तो 6 कार्बन का हो जाएगा 72 और टोटल मास कंपाउंड का नीचे रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 40। तो ग्लूकोज में कार्बन की परसेंटेज कितनी है 40 है।
अगर आपको परसेंटेज हाइड्रोजन की निकालनी हो तो मास भी किसका रखा जाएगा, हाइड्रोजन का। अब एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन कितने है इसमें 12 है, तो 12 ऊपर आएगा, टोटल कंपाउंड का मास नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 6.67। ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालो तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और ऑक्सीजन कितने ग्लूकोज में 6 है, तो 6 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 96 होगा। टोटल मास से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी 53.33%। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में, है ना, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हो। जिसकी भी परसेंटेज तुम्हें निकालनी हो उसका मास ऊपर रखो, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का जो मास है वो ऊपर रखो, टोटल मास नीचे रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब समझते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूले को। एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से निकाला जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम सिंपलेस्ट फॉर्मूले को बोलते हैं। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसकी जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर तुम्हें कोई दिया हुआ है तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे देखो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मुझे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। तो इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। अब आप इसको ऐसे किसी नंबर से डिवाइड करो जिससे ये 2 भी कैंसिल हो जाए और 6 भी कैंसिल हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर है 2। मैं इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कार्बन मेरे पास 1 आएगा, हाइड्रोजन मेरे पास 3 आएंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बन जाएगी C1H3। तो जो C2H6 है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और 2 से डिवाइड करने के बाद C1H3 जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है इस फॉर्मूले की, उसको हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। दूसरा एग्जांपल, ठीक है ना, C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, सब जानते हैं। अब इसको किससे मैं डिवाइड कर सकता हूं, देखो 6 से डिवाइड हो रहा है दोनों, जो 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो कार्बन भी 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन भी 1 आ जाएगा, तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा बेंजीन का C1H1। तो इस तरीके से अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को किसी नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए उस फॉर्मूले को, तो वो कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। और भी एग्जांपल है, देखो जैसे C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब देखो ये सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड हो जाएंगे। जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कार्बन कितना आएगा 1, हाइड्रोजन कितना आएगा 2, ऑक्सीजन कितना आएगा 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, लेकिन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा C1H2O1। ठीक है। अब C2H4O2, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड। ठीक है। अब इसमें किससे डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो एक कार्बन आएगा, हाइड्रोजन 2 आएंगे, ऑक्सीजन 1 आएगा, तो इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा C1H2O1। ये ब्यूटेन है, C4H10। अब देखो ये किस 4 और 10 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा C2H5। अब देखो ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, है ना। आपको किसी मतलब जो डिवाइड करोगे आप जिस नंबर से, वो एक होल नंबर वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वैसे तो अगर आप चाहो वैसे नहीं होगा, ठीक है, फिर ये फ्रैक्शन में चला जाएगा फॉर्मूला, तो फ्रैक्शन में नहीं ले जाना उसको। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई C2H5 ब्यूटेन की। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूले को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले को किसी नंबर से, जैसे ये लास्ट वाला एग्जांपल है C2H5, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा ब्यूटेन का C4H10। ये C1H2O1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एम्पेरिकल फॉर्मूले को तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यदि मैं C1H2O1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, समझ रहे हो। और यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कुछ 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, इस तरीके से।
अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, n से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब मुझे ये n की वैल्यू पता कैसे चलेगी कि मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऊपर रखो और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नीचे रखो। अगर मैं इसका रेशो ले लूं मास का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं n की वैल्यू तुमको निकाल के दिखाता हूं एक प्रीवियस एग्जांपल में। देखो, जैसे हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था, तो मैं इसमें n की वैल्यू 6 आनी चाहिए, तो n की वैल्यू 6 में निकाल के दिखाता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है। अब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका मास निकाल लो, तो देखो 12 होगा कार्बन का, 2 होगा हाइड्रोजन का और 16 होगा ऑक्सीजन का। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा तुम्हारे पास 30, तो यहाँ पर 30 रखो। अब जब इसको सोल्व करोगे देखो 6 आ जाएगा, तो ये नंबर आ गया जो n की वैल्यू है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से अगर डिवाइड कर दो तो n की वैल्यू आ जाती है। इसके अलावा तुमको यहाँ पर एक फॉर्मूले की जरूरत और पड़ सकती है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होता, आपको गिवन क्या होता है, वेपर डेंसिटी गिवन होती है। तो एक ये फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर आपको मान लो वेपर डेंसिटी गिवन है 40, तो इसका मतलब क्या होगा, आप मॉलिक्यूलर मास वहां से निकाल सकते हो, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेना तो 80 मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा आ जाएगा। समझ रहे हो, जो भी वेपर डेंसिटी गिवन होगी उसका डबल होता है मॉलिक्यूलर मास। तो अब एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको जो एम्पेरिकल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, 24.27% कार्बन, कार्बन का परसेंटेज गिवन है, और 71.65% क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परसेंटेज गिवन है। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, आपको मोलर मास भी गिवन है। ठीक है, तो व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको ये बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट गिवन है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, और उनकी परसेंटेज गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो देखो, उसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, तो एक टेबल बनानी है आपको इस तरीके से। सबसे पहले जो टेबल का जो कॉलम होगा पहला, उसमें आप लिखो एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन कौन से गिवन है आपको, कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है और क्लोरीन गिवन है। तो जो आपको एलिमेंट्स गिवन है, एलिमेंट्स ऐसे लिख लो। फिर दूसरे कॉलम में उसका आप परसेंटेज लिखो, जैसे कार्बन का परसेंटेज 24.27 गिवन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 4.07 है, क्लोरीन का परसेंटेज 71.65 है। ठीक है, आप इनके परसेंटेज लिख लो। फिर तीसरे में आपको क्या लिखना है, आपको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है परसेंटेज को। ठीक है ना, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करना है। तो जैसे कार्बन की परसेंटेज है 24.27, तो इसको कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो 12 से, तो लगभग आंसर आपका 2 आएगा। एक्यूरेट तो 2 नहीं आएगा, लगभग 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा इसमें एरर थोड़ा बहुत चलता है यहाँ पर कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आप इसको 2 मान लेना। हाइड्रोजन का परसेंटेज है 4.07, हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, तो ये 4 आएगा। और क्लोरीन का परसेंटेज है 71.65 और इसका मास होता है 35.5, तो ये लगभग ये भी 2 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले कॉलम में सिंपल रेशो निकालनी है। अब सिंपल रेशो कैसे आएगी, जो ये परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास का जो आंसर आया है, जैसे 2, 4, 2 ये आया है। अब इसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है ना, देखो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 2 आया, तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर दो इनको। तो यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। तो कार्बन की वैल्यू आ गई 1, हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई 2 और क्लोरीन की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा C1H2Cl1। ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इस तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है। तो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालने के लिए,
मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया, अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मुझे n कैसे पता चलेगा, तो n को निकालने का ये फॉर्मूला है मॉलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए। तो n इक्वल टू होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये सब शॉर्ट में लिखा है मैंने, m का मतलब है मॉलिकुलर फॉर्मूला मास और EFM का मतलब है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन में आपको गिवन है 98.96 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप यहां से निकाल लो। कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का 35.5 है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा 49.5, यहाँ पे रख दो 49.5। तो ये देखो रेशो आएगा लगभग 2। तो तुम्हारे पास n की वैल्यू आ गई 2। तो आप मॉलिकुलर फॉर्मूला आप निकाल लोगे। मॉलिकुलर फॉर्मूले निकालने का फॉर्मूला ये है, मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू 2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H2Cl1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो C2H4Cl2 ये तुम्हारे पास आ जाएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स, इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, यही पैटर्न रहता है सभी क्वेश्चंस का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ओनली पॉसिबल व्हेन केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस। जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी तभी आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा सकते हो। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। कॉमन रिएक्शन से ज्यादातर यही रिएक्शंस आती है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में। जैसे मैथेन का कंबशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन तुम्हें करना हो, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ध्यान से सुनना, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना हो, चाहे मैथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, तो जितने हाइड्रोकार्बन में कार्बन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ कार्बन जितने प्रेजेंट होंगे, जैसे मैथेन में 1 कार्बन है तो उतने ही CO2 के मॉलिक्यूल बनते हैं कंबशन पर। हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे। और जितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, उसके आधे बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोकार्बन में जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो 4 हाइड्रोजन थे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अब उसके बाद आप इधर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन हो गई 4, तो यहाँ पर 2 लिख देना। ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना इस तरीके से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग, तो कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, याद रखना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको किस तरीके से हम करते हैं। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से आप क्वेश्चंस भी सोल्व करोगे बहुत सारे, इसी मेथड से। तो देखो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक रिएक्शन है मैथेन का कंबशन, CH4 + 2O2 गिव CO2 + 2H2O, ठीक है। अब आप इस रिएक्शन को देखकर मॉलिक्यूल के टर्म में भी बात कर सकते हो, आप मोल के टर्म में भी बात कर सकते हो, मास के टर्म में भी बात कर सकते हो और वॉल्यूम के टर्म में भी बात कर सकते हो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर जो 1 मोल होता है, 1 मोल इक्वल टू वो मोलर मास के बराबर होता है। ये बात याद रखना, 1 मोल जो होता है वो मोलर मास के बराबर होता है, या आप कह सकते हो 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है, या आप कह दो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल के बराबर होता है, ठीक है ना। इतने पार्टिकल के बराबर होता है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल है, इतने पार्टिकल के बराबर होगा। तो यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1 मोल का मतलब मोलर मास, ठीक है ना, और 1 मोल का मतलब कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर, और 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल की जगह पर एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को देखकर मैं क्या क्या बात कर सकता हूँ। जैसे मॉलिक्यूल देखो तो आप ये
मोलिक्यूल और मोल ये दोनों कोफिशिएंट से पता चलेंगे आपको। तो मैथेन का कोफिशिएंट कितना है 1, तो मतलब एक मोलिक्यूल मैथेन का ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 2 है, मतलब 2 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और CO2 का देखो एक कोफिशिएंट है तो एक मोलिक्यूल बनता है और वाटर के 2 मोलिक्यूल बनते हैं। तो आप इसको ऐसे पढ़ना रिएक्शन को कि एक मोलिक्यूल मैथेन का 2 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और 1 मोल CO2 का बनाता है और 2 मोल वाटर का बनाता है। बिल्कुल इसी तरीके से मोल के टर्म में भी पढ़ेंगे कि 1 मोल मैथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल CO2 का बनता है और 2 मोल वाटर के बनते हैं। तो ये बैलेंस रिएक्शन को देखकर मुझे पता चल रहा है। अब मास के टर्म में कैसे बात करेंगे, तो देखो मैथेन का 1 मोल है और 1 मोल क्या होता है मोलर मास के बराबर, तो मैथेन का मोलर मास कितना होता है 16, तो आप ये कहोगे 16 ग्राम मैथेन है और 2 मोल ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 1 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम होगा, 2 मोल 64 ग्राम हो जाएगा। तो आप कहना 16 ग्राम मैथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 1 मोल CO2 बनाता है, मतलब 44 ग्राम बनाएगा, ये इसका मोलर मास है। और एक वाटर का मोलर मास 18 होता है, 2 मोलिक्यूल बन रहे हैं तो 36 ग्राम हो गया। तो मास के टर्म में पढ़ो कि 16 ग्राम मैथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम वाटर बनाता है। और वॉल्यूम के टर्म में कैसे बात करोगे, जैसे मैथेन का 1 मोल लिया था तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, 2 मोल ऑक्सीजन है मतलब कितना वॉल्यूम हो गया 44.8 लीटर हो जाएगा। 1 मोल CO2 बन रहा है तो 22.4 हो जाएगा और 2 मोल वाटर बन रहे हैं तो 44.8 मोल हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे पढ़ना कि 22.4 लीटर मैथेन 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 22.4 लीटर CO2 और 44.8 लीटर वाटर बनाता है। ठीक है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चंस बताता हूं, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ग्राम में बताना है वाटर का अमाउंट प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मैथेन। तो जब आप 16 ग्राम मैथेन का कंबशन करोगे तो वाटर का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, तो ये तो हमारे पिछले एग्जांपल में इसका आंसर है। देखो यहाँ पर 16 ग्राम मैथेन का जब हम कंबशन करते हैं तो वाटर कितने ग्राम बनता है भाई 36 ग्राम बनता है। 1 मोल मैथेन का कंबशन करोगे तो वाटर के कितने मोल बनेंगे 2 मोल बनेंगे और 2 मोल वाटर का मतलब कितने ग्राम बनेगा 36 ग्राम बनेगा। तो 16 ग्राम मैथेन लोगे 36 ग्राम आपको वाटर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एक सवाल और देखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि मैथेन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे 22 ग्राम CO2 को बनाने के लिए। तो आपने देखो मैथेन का कंबशन की रिएक्शन लिखी है ही, तो आपको क्या पता है, पहले जो आपको पता है रिएक्शन को देखकर वो लिखो। तो 1 मोल मैथेन रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल CO2 बन रहा है रिएक्शन में, तो 1 मोल मैथेन का मतलब हो गया 16 ग्राम, ठीक है, और 1 मोल CO2 का मतलब हो गया 44 ग्राम, मतलब 16 ग्राम जब हम मैथेन को लेंगे तो हमको CO2 कितना मिलेगा 44 ग्राम मिलेगा। लेकिन मुझे CO2 कितना प्रोड्यूस करना है 22 ग्राम प्रोड्यूस करना है, तो मुझे मैथेन कितना लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब आप इसको डायरेक्ट यही दिख भी रहा है कि देखो हमको 44 मतलब मोलर मास से आधा प्रोड्यूस करना है, आधा प्रोड्यूस करना है ना, तो इसका भी आधा ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब x की वैल्यू कितनी आने वाली है 8 आने वाली है, x इक्वल टू 8। लेकिन ये वैल्यू तुम कैसे निकालोगे 8, तो यहाँ पर देखो ऐसे करना कि 16 ग्राम जब मैथेन लेंगे तो 44 ग्राम CO2 बनेगा, लेकिन मुझे बनाना है 22 ग्राम, तो मुझे मैथेन कितना लेना पड़ेगा x ग्राम लेना पड़ेगा। और यहाँ पर तुम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से x की वैल्यू को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ मल्टीप्लाई में 44 आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, 16 इंटू 22 ऊपर आ जाएगा, तो सोल्व करोगे 8 ग्राम आ जाएगा तुम्हारा x की वैल्यू। तो मैथेन मुझे कितना चाहिए 8 ग्राम चाहिए, लेकिन वो मुझे मैथेन का जो अमाउंट है वो ग्राम में नहीं बताना, आपको वो बताना है मोल में। तो इस 8 ग्राम को किस में बदल लो, मोल में बदल लो। मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मास 8 है, मोलर मास 16 है, तो मोल कितने आ गए 0.5 मोल आ गए, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो लिमिटिंग रिएजेंट की।
तो लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों वो होता है जो रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, जो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खर्च हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो पहले खर्च हो जाता है वो रिएक्शन में प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर देता है, क्योंकि उसके बाद प्रोडक्ट और ज़्यादा नहीं बनेगा। भाई अगर किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट थे और उनमें से कोई एक खत्म हो गया तो प्रोडक्ट का बनना तो तभी रुक जाएगा ना। तो ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर दे, है ना, फिक्स कर दे, वो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या लिखा है, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट, ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम होता है और लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अमाउंट को लिमिट कर देगा, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। अब देखो हाउ टू, ये इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे फाइंड करें, तो उसकी एक ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है ना। ट्रिक क्या है, मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिस रिएक्टेंट के लिए कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसको दिमाग में बिठा लो, मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिस रिएक्टेंट के लिए कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट समझते हो क्या होता है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, जैसे सामने लिखा नंबर है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के सामने 2 लिखा हुआ है तो ये ऑक्सीजन का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 1 लिखा है तो ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। समझ रहे हो ना, जो रिएक्शन में सामने लिखा होता है नंबर वो होता है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आपको मोल को स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके रेशो निकालना है। जिस रिएक्टेंट के लिए रेशो कम आएगा, ये ध्यान रखना, जिसके लिए कम आएगा रेशो वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको, और फिर इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट का भी आपको पता चलेगा। देखो एक क्वेश्चन है, 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स्ड। ये ना 50 किलो नाइट्रोजन है, 10 किलो हाइड्रोजन है और इनको मिक्स कर दिया टू प्रोड्यूस अमोनिया। क्या बनाया इनको मिलाकर? अमोनिया बनाया। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, आपको ये बताना है रिएक्शन में कितना अमोनिया बनेगा, और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड करना है। ठीक है ना। इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन आपको 2 चीजें बतानी है, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये बताना है, और अमोनिया कितना बनेगा आपको ये भी बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, आपको मास गिवन है यहाँ पर, नाइट्रोजन का मास कितना है 50 kg है और हाइड्रोजन का मास है 10 kg। तो सबसे पहले आप मोल निकाल लो इन दोनों के। ठीक है। अगर मैं मोल निकालू नाइट्रोजन के तो आपको देखो मास ग्राम में लेना पड़ेगा। ये 50 kg था ना, तो ये 50,000 ग्राम हो जाएगा, ये मैंने ग्राम में रखा है मास। ठीक है। और मोलर मास नाइट्रोजन का 28 होता है, तो इसका जब आप सोल्व करोगे तो 1785.7 इतना आएगा ये। इसी तरीके से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो। हाइड्रोजन का मास कितना है 10 किलो, तो वो 10,000 ग्राम हो जाएगा, और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, तो ये आएगा 5000। ठीक है। दोनों के मोल आ गए तुम्हारे पास। अब देखो अमोनिया कैसे बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर, तो नाइट्रोजन और प्लस 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लेंगे तभी बैलेंस होगा रिएक्शन, और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया फॉर्म होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया की फॉर्मेशन का, ध्यान रखना। अब हम अपनी ट्रिक लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने की। तो मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो नाइट्रोजन के लिए निकाल लो एक बार, और मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो हाइड्रोजन के लिए निकाल लो एक बार। तो मोल देखो नाइट्रोजन के अभी हमने निकाले 1785.7, और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नाइट्रोजन का कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा नंबर। ठीक है। हाइड्रोजन के लिए निकालो, मोल कितने हैं 5000, और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन का कितना है 3 है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1666.6। तो बताओ मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो किसके लिए कम आया? हाइड्रोजन के लिए कम आया। ठीक है ना। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो हाइड्रोजन के लिए कम आ रहा है। मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो हाइड्रोजन के लिए कम आ रहा है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? हाइड्रोजन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये पहला आंसर आ गया हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन में बताया था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, वो प्रोडक्ट के अमाउंट को क्या करता है? लिमिट कर देता है या फिक्स करता है।
तो मैंने यहाँ लिखा है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है ना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो हम हाइड्रोजन से ही कंपेयर करेंगे कि अमोनिया कितना बनेगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन खर्च हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो अमोनिया का बनना रुक जाएगा तभी। तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा, तो हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखो पहले हम अपनी तरफ से लिखते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, इसका मतलब 6 ग्राम है, और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बन रहे हैं, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का मतलब हो गया 34 ग्राम। ठीक है, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन जब हम लेते हैं तो अमोनिया का 34 ग्राम मिलता है, लेकिन हमने हाइड्रोजन का 10 किलो लिया था, मतलब 10,000 ग्राम लिया था। तो 10,000 ग्राम हाइड्रोजन से अमोनिया कितना बनेगा ये हम निकालेंगे कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो, तो x के साथ मल्टीप्लाई में 6 से नीचे आ जाएगा और 10,000 इंटू 34 ऊपर जाएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे, ये आएगा 56,666.67 ग्राम, और आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 56.67 केजी। ये तुम्हारे पास आंसर होगा, इतना बनेगा अमोनिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के। पहले लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करो, कैसे? मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो निकालो, जिसके लिए कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर लिमिटिंग रिएजेंट से ही कंपेयर करो प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ जाते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म उस वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और उससे क्या होता है कि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि अब इस चैनल पर लगातार वीडियो आती ही रहेगी, और इस हम थ्योरी भी कवर करेंगे और PYQ जितने भी है नीट के वो भी कवर करते रहेंगे। ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर भी करें। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।